नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज में फर्स्ट पेज यानी बेल्जियम एंड श्रीलंका जो फर्स्ट पेज है उसमें से सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल फर्स्ट पेज के ही सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो एनसीईआरटी के पॉलिटिकल पार्टी के फर्स्ट पेज को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद इस एमसीक्यू प्रश्न को देखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस जगह से पूछा गया है और कहाँ पर बुक में मिलता है। ऐसा करने से आपको बुक पढ़ने में अच्छा मज़ा आएगा तथा आपको अगर बार बार आंसर मिलेगा बुक दिए गए प्रश्न जब आप बुक में देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस बुक को पढ़ने में और भी जागरूकता आएगी और साथ ही बुक में अच्छी तरह से डिटेलिंग से जान सकेंगे। चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में सबसे दृश्यमान संस्थान में से एक कौन सा है? लोकतंत्र में सबसे दृश्यमान संस्थानों में से एक कौन सा है? और सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। और सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। जी हाँ, इसके बारे में आप यह कह सकते हैं कि हमारे एनसीईआरटी बुक में यह व्याख्या दी गई है कि अगर हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, साधारण व्यक्ति से पूछते हैं या गांव के किसी दूर दराज व्यक्ति से पूछते हैं या कम पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछते हैं कि आप लोकतंत्र का मतलब क्या समझते हैं, तो उनका कहना बस इतना ही होता है कि वो किसी एक राजनीतिक दल को सपोर्ट या उसके पक्ष या उसके विपक्ष में कुछ बातें बोलते हैं और वही उनके लिए लोकतंत्र की परिभाषा होती है। चलिए इसी प्रश्न में कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले वर्ड है संसद। तो संसद का गठन 3 इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52। लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आर्टिकल 79 में संसद का गठन के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे देते हैं। फिलहाल में लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा की कुल सीटें 543 यानी कि 543 है। संसद में लोकसभा की कुल सीटें 543 है। वहीं अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगर इनके चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव वहां बैठे या लोकसभा में बैठे सभी सदस्य आपस में इलेक्शन करके या वोटिंग करके अपने सदस्य को, अपने लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। वहीं अगर राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें या राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का स्पीकर या अध्यक्ष बोला जाता है। चलिए आगे अब बिहार से बात करते हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वहीं लोकसभा की 40 सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। अधिकांश सामान्य नागरिक लोकतंत्र को किसके समान मानते हैं? इसकी कुछ व्याख्या आपके पिछले प्रश्न में कर दी गई थी। अधिकांश सामान्य नागरिक लोकतंत्र को किसके समान मानते हैं? तो बहुत ही सिंपल आंसर है राजनीतिक दल। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर दूर दराज या कम पढ़े लिखे लोगों से अगर हम लोकतंत्र के का मतलब पूछते हैं तो वह किसी खास पार्टी के विपक्ष में कुछ बातें बोलते हैं और उनके लिए किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूर दराज के लोग संविधान के बारे में न जानते हो लेकिन वे प्रायः किसके बारे में जानते हैं? इसका प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सेम ही है। चलिए सोच के बताइए। पहले ही हम बता चुके हैं दूर दराज के लोगों को अगर संविधान के बारे या लोकतंत्र के बारे में पूछा जाए तो उनका महत्व बस या उन्हें सिर्फ राजनीतिक दल की ही परिभाषा समझ में आती है। वे सिर्फ राजनीतिक दल के बारे में विशेष रूप से बात करते हैं। उनके लिए संविधान या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक दल ही होता है जिसके बारे में वो अच्छा या बुरा दोनों बातें हमेशा बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या दलों की दृढ़ता हमेशा लोकप्रियता का संकेत देती है?
यानी कि आप कह सकते हैं कि दल के बारे में जो लोग सोचते हैं क्या उसकी लोकप्रियता या उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा लोकतंत्र या किसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बुरा भला ही बोलते हैं, या हर आपके आसपास होने वाली सारी घटनाओं का दोष किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को दे दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही नज़र है, इसलिए कह सकते हैं कि दलों की जो लोकप्रियता है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव भी हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अधिकांश लोग राजनीतिक दलों के प्रति बहुत डैश होते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचनाएं करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास में किसी प्रकार की घटना घटती है, अगर आपके पास लाइन की आने की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, या फिर किसी भी तरह की समस्या हो, तो हम लोग सीधा राजनीतिक पार्टियों को ही दोष देते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपना काम अच्छे से नहीं करती है, इसलिए हमें ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर राजनीतिक पार्टियां अच्छे से काम करेगी तो ऐसी असुविधाएं लोगों को या आम जनता को नहीं होने वाली है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिकांश लोग राजनीतिक दलों की आलोचनाएं ही करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय तो होती हैं पार्टियां, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जिसमें लोग राजनीतिक पार्टियों की काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ देखते हैं। लोग राजनीतिक दलों को डैश के लिए दोषी ठहराते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कई बार इसको बताया जा चुका है। लोग राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की सारी बुराइयों के लिए दोषी ठहराते हैं। लोकतंत्र की सारी बुराइयों के लिए दोषी ठहराते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को या राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र में अगर किसी प्रकार की बुराइयां होती है तो उसके लिए राजनीतिक पार्टी को ही दोष ठहराया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। राजनीतिक दल किससे जुड़ गए हैं? राजनीतिक दल किससे जुड़ गए हैं? और इसका सही उत्तर हो गया सामाजिक और राजनीतिक विभाजन से। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन से राजनीतिक दल का जुड़ाव सामाजिक और राजनीतिक विभाजन से हो गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं? राजनीतिक दल लोकतंत्र में सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं? यानी कि सभी जगह क्यों देखे जाते हैं, लोग उनके बारे में क्यों हमेशा सोचते हैं। लोकतंत्र के मतलब जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोग राजनीतिक दल की ही अवधारणा क्यों देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सही उत्तर हो गया सामूहिक हित और प्रतिनिधित्व हेतु। सामूहिक हित और प्रतिनिधित्व हेतु राजनीतिक धर्म को सर्वव्यापी मान लिया गया है या सर्वव्यापी वो हो चुके हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दल किस पर सहमत होते हैं? हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं किन बातों पर सहमत होती है? आखिर वो कौन सी पार्टियां जिसमें सभी राजनीतिक दलों की समान मतभेद, जिसमें कोई मतभेद ना होता है, वे सभी एक दूसरे की बातों पर सहमत होती है? और इसका सही उत्तर हो गया नीतियां और कार्यक्रम पर। नीतियां और कार्यक्रमों पर। नीतियां और कार्यक्रमों पर ये सभी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो सहमत होती हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है और इसका उत्तर हो गया सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना। दलों की नीतियों और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना है, लेकिन यह इनका दूसरा मुख्य उद्देश्य है। पहला मुख्य उद्देश्य सत्ता हासिल करना, चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना है, और वहीं दूसरा मुख्य उद्देश्य सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, क्योंकि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? क्योंकि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? और सिंपल सा प्रश्न है, अगर लोगों के विचार अलग अलग होंगे तो उनके पास अनेक राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होगी। लोग अलग अलग राजनीतिक दल पर विश्वास करेंगे तथा उसकी बातों को अनुसरण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों के विचार अगर अलग अलग हैं तो अनेक राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा राजनीतिक दलों के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सी बातें हैं जो राजनीतिक दलों के बारे में सत्य नहीं?
और इसका सही उत्तर हो गया, वे कभी विभाजन नहीं करते हैं। राजनीतिक दलें जो होती हैं वो कभी विभाजन नहीं करती हैं। राजनीतिक दलें कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। राजनीतिक दलें कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। यही इसका सही उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लोग राजनीतिक दलों की आलोचना क्यों करते हैं? यहाँ लोग राजनीतिक दलों की आलोचना क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, हम पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो दूर दराज के लोग या वैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर उनसे हम राजनीतिक दलों के बारे में पूछते हैं तो वो उन पार्टियों के बारे में की कुछ ना कुछ आलोचना हमेशा करते रहते हैं। वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों की हमेशा आलोचना करते रहते हैं। अपने आसपास होने वाली सारी घटनाओं का वो दोष हमारे किसी न किसी राजनीतिक दल पर ही वो डाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ भी उसी से एक प्रश्न निकला है, लोग राजनीतिक दलों की आलोचना क्यों करते हैं? और इसका सही उत्तर हो गया, उन्हें भ्रष्टाचार और विभाजन के लिए दोषी ठहराया जाता है। उन्हें भ्रष्टाचार की और विभाजन के लिए दोषी ठहराया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, आम लोगों के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व कौन सा संस्था होता है? आम लोगों के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व का बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस पार्टी में। लोकतंत्र का मतलब ही लोग राजनीतिक दल के बारे में जानते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। आम लोगों के लिए राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व संस्थान है। और यह है हमारा अगला प्रश्न, नागरिकों और सरकारों के बीच कौन सा सेतु है? नागरिकों और सरकारों के बीच कौन सा सेतु, यानी कि हम कह सकते हैं कि नागरिकों को जब अपनी बात सरकार के पास रखनी होती है तो वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, या सरकार को जब किसी प्रकार की पॉलिसी या निकालनी होती है वो किसके माध्यम से जनता से संपर्क करती है? और इसका सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। सही उत्तर हो गया राजनीतिक दल। राजनीतिक दलें जो होती हैं वो नागरिकों और सरकार के बीच में सेतु का काम करती हैं। और यह है हमारा अगला प्रश्न, राजनीतिक दल आवश्यक हैं क्योंकि? आखिर क्यों हमारे लिए राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं, या लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ सकते हैं, वे लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। राजनीतिक तक हमारे लिए आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती हैं, इसीलिए हमारे लिए भी राजनीतिक दल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं।